फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर कि हम सचिव जी को उनके दोस्त के साथ देख पाते हैं। और जैसा कि हमने सेकंड सीजन के लास्ट में देख चुके हैं कि विधायक जी से लड़ाई के चलते उन्होंने सचिव जी का ट्रांसफर जो है वो किसी दूसरे गांव में करवा दिया है, जिस वजह से सचिव जी जो है वो थोड़े से उदास है। तब सचिव जी का दोस्त एडवाइस देता है कि उसे सचिव के पद से रिजाइन दे देना चाहिए और सारा फोकस जो है वो अपने एग्जाम पर करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज ही के दिन ग्राम पंचायत फुलेरा में सचिव के पद के रूप में एक नए इंसान की एंट्री होती है और आज उसे ग्राम पंचायत फुलेरा में शाम के 7 बजने से पहले ज्वाइनिंग लेनी होगी। अब गाँव में पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत के सामने ही शहीद राहुल पांडे केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया है। तो वही नए सचिव के ग्राम पंचायत में पहुंचने के बाद वो देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और आजू बाजू उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है यहीं पर लिखे हुए कुछ मोबाइल नंबर पर। तो सबसे पहले वो प्रधान जी के पास कॉल करता है। प्रधान जी से बात करने के दौरान प्रधान जी उससे ठीक से बात नहीं करते हैं और कॉल कट कर देते हैं, जिसके बाद वो सहायक सचिव विकास के पास कॉल करता है और जैसे ही विकास को मालूम चलता है कि ये नए सचिव का नंबर है तो वो भी कॉल कट कर देता है। तब यहाँ पर नए सचिव को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब आगे प्रधान जी के पास विकास जाता है और यहाँ पर प्रधान जी विकास से कहते हैं कि वो नए सचिव पर नजर रखे कि आखिर वो वहाँ पर कर क्या रहा है और वो जो भी हरकत करे वो मुझे बताए, लेकिन दूर से। और फिर आगे हम विनोद और भूषण शर्मा और फिर बन राकस को देख पाते हैं जो कि आग को हवा देने का काम करता है और यहाँ भी वो विनोद को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि ग्राम पंचायत में जो भी पैसा आता है उनसे कोई भी काम नहीं किया जाता है। और वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर उनके पास नया सचिव आता है और जैसे ही भूषण को मालूम चलता है कि ये नया सचिव है तो वो उसे भी पट्टी पढ़ाना शुरू कर देता है और प्रधान जी के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता है। लेकिन फिलहाल तो नए सचिव की प्रॉब्लम ये है कि गेट पर ताला लगा हुआ है और चाबी प्रधान जी के पास है, लेकिन वो सचिव से बात नहीं कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विकास आता है। विकास ग्राम पंचायत के सामने नए सचिव को देखने लगता है, लेकिन कहीं पर भी विकास को नया सचिव नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी नया सचिव जो है वो विकास को देख लेता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। नया सचिव यहाँ पर विकास से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो उसके पास कॉल कर रहा है लेकिन वो उससे बात क्यों नहीं करना चाह रहा और कॉल को बार बार कट क्यों कर रहा है। यहाँ पर नया सचिव विकास को धमकी भी देता है और कहता है कि उसके ऊपर विधायक का हाथ है और वो उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद विकास को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी बाइक को घुमा के वापस चला जाता है। नया सचिव चिल्लाते हुए कहता है कि वो दरवाजे का ताला जो है वो तोड़ देगा और ये सुनने के बाद भूषण तुरंत ही उसके पास हथौड़ा लेकर आ जाता है क्योंकि वो हवा देने का काम करता है और इससे अच्छा मौका वो नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो नया सचिव का साथ नहीं दे रहा था। वो उससे कहता है कि आप दरवाजे का ताला तोड़िए, हम दूर खड़े होकर देखेंगे क्योंकि हम इन सब में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो नया सचिव जो है वो ताला तोड़ने में लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधान जी के पास विकास आता है और ये सारी बातें बताता है। प्रधान जी उससे कहते हैं कि तुम्हें उस नए सचिव के पास प्रहलाद को लेकर जाना चाहिए, लेकिन विकास यहाँ पर प्रधान जी को बताता है कि प्रहलाद की हालत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से उनका बेटा राहुल शहीद हुआ है वो गम में डूबे रहते हैं और दिन रात बस शराब पीते रहते हैं, जिसके बावजूद विकास जो है वो उनके पास खाना लेकर जाता है और प्रहलाद जी को देखते हुए साफ नजर आता है कि उनकी हालत बाकी ठीक नहीं है। तो अब प्रहलाद के घर में कोई भी नहीं बचा है, लेकिन विकास जो है वो सुबह शाम प्रहलाद जी को खाना देने के लिए जाता है और कभी कभी प्रधान जी के घर से भी प्रहलाद के घर पर खाना चला जाता है क्योंकि वो लोग प्रहलाद का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो जब विकास यहाँ पर प्रहलाद जी को बताता है कि नए सचिव के पद पर कोई दूसरा इंसान आया है तो ये सुनने के बाद तो प्रहलाद और विकास जो है वो तुरंत ही ग्राम पंचायत में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो अपनी खटिया भी लेकर जाते हैं और यहाँ भूषण और विनोद जो है वो दूर से देख रहे होते हैं। वो लोगों को भड़काता है और तमाशा देखता है और उसे इसी में मजा आता है। तो अभी यहाँ पर विकास और प्रहलाद जो है वो पहुंच चुके थे। प्रहलाद देखता है कि नया सचिव जो है वो दरवाजा का ताला तोड़ रहा है। ये देखकर प्रहलाद जो है वो विकास से कहता है कि वो एक बड़ा सा बांस तोड़ कर ले आए और ये सुनने के बाद तो नए सचिव की सुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। वो समझ गया था कि अब उसकी पिटाई होने वाली है। इसके बावजूद वो वहाँ पर रुका था और विकास जो है वो बड़ा सा बांस लेने के लिए चला गया था। तभी यहाँ पर नया सचिव जो है वो विधायक के पास कॉल कर देता है। उसे ये सारी बातें मालूम चलती है तो विधायक का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही फुलेरा आने लगता है और सबको मारने की बात कहता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि आज उसकी कोर्ट में हेयरिंग है और वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए विधायक जी जो है वो डीएम के पास कॉल करवा कर इस मामले को रफा दफा करने के लिए कहता है। तो प्रधान जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है और प्रधान जी तुरंत ही अपना फोन अपनी पत्नी मंजू देवी को देते हैं। डीएम मैडम यहाँ पर मंजू देवी से कहती है कि उन्हें तुरंत ही हमारे ऑफिस आना होगा। तब वो लोग तुरंत ही डीएम मैडम के ऑफिस जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो लोग नए सचिव से भी मिलते हैं जहाँ पर कि वो प्रहलाद को भी बैठा हुआ देख पाते हैं। नए सचिव यहाँ पर उन्हें बताता है कि प्रहलाद और विकास जो है वो उसे मारने की धमकी दे रहे हैं और विकास यहाँ पर एक बड़ा सा बांस लेकर आ चुका था। तो यहाँ पर मंजू देवी नए सचिव से कहती है कि वो लोग डीएम मैडम से बात करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही वो इस मामले पर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सचिव जी के पास रिंकी का एक वॉइस नोट आता है जिसमें कि रिंकी बताती है सचिव जी को कि तुम्हारे सचिव पद के लिए यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ डीएम मैडम के पास मंजू देवी और प्रहलाद पहुंच चुके थे।
यहाँ पर दोनों ही अपनी बातें कहते हैं कि उन्हें पुराना सचिव चाहिए है, लेकिन डीएम मैडम उन्हें पहले भी समझा चुकी है कि ये काम विधायक जी ने किया है और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकती है, क्योंकि विधायक जी बहुत ही खराब आदमी है और वो उनके मुंह नहीं लगना चाहती है। तब यहाँ पर प्रहलाद जी यहाँ पर डीएम मैडम से कहते हैं कि अगर कोई नया सचिव आया तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा, फिर चाहे उसे जेल ही क्यों ना हो जाए। तो अब डीएम मैडम जो है वो मंजू देवी को समझा देती है और नए सचिव की ज्वाइनिंग के लिए कह देती है। यहाँ पर प्रहलाद जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें ये करना होगा। रात के समय में वो ग्राम पंचायत पहुंचते हैं, जहां पर कि वो लोग नए सचिव से मिलते हैं। नया सचिव उन्हें अपने तेवर बताने लगता है और कहता है कि उसके ऊपर विधायक का हाथ है, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद प्रहलाद जी को गुस्सा आ जाता है और वो उस बांस को उठाकर यहाँ पर नए सचिव का माथा फोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी प्रधान जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है और उन्हें बताती है कि आज विधायक जी की कोर्ट में सुनवाई थी और एक केस के चलते वो दोषी पाए गए हैं, इसलिए उन्हें जेल हो गई है, जिस वजह से अब यहाँ पर नए सचिव के ऊपर से विधायक का हाथ हट चुका है। तो वो लोग नए सचिव को यहाँ से भगाने के लिए बोल देते हैं और दूर से ये सब कुछ भूषण और विनोद सब कुछ देख रहे होते हैं और यहाँ पर सभी ने उस नए सचिव को ग्राम पंचायत से यहाँ से रफा दफा कर दिया था। अब अगले दिन रिंकी जो है वो ये सारी बातें सचिव जी को बताती है। वो विधायक जी के केस के बारे में बताती है कि विधायक ने अपने पड़ोसी के कुत्ते को मार दिया है, जिस वजह से उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं और उसे 2 साल की जेल भी हो चुकी है, जिस वजह से उस नए सचिव को भी यहाँ से भगा दिया गया है और तुम्हारे ट्रांसफर को भी रोक दिया गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद सचिव जी जो है वो खुश हो जाते हैं और फिर अगले ही दिन वो फुलेरा गाँव के लिए निकल पड़ते हैं। तो एक बार फिर से ग्राम पंचायत फुलेरा में अभिषेक सर मतलब की सचिव जी की एंट्री हो जाती है और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जगमोहन की फैमिली को देख पाते हैं। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी, उसकी माँ और एक बेटा होता है। तो यहाँ पर वो अपने फैमिली डिस्कशन को कर रहे होते हैं, तभी जगमोहन को बाहर किसी बाइक की गिरने की आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है तो यहाँ उसे मालूम चलता है कि प्रधान जी और मंजू देवी का बाइक का एक्सीडेंट हो चुका है, जिस वजह से वो नीचे गिर गए हैं। यहाँ पर जगमोहन उनकी मदद करता है और उनसे कहता है कि उन्हें ये सड़क बना लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। तो वहीं सचिव जी अपने पद पर वापस लौट चुके थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सबसे पहले भूषण शर्मा और बनरागत से। यहाँ पर वो बनरागत से कहते हैं कि उनका हथौड़ा जो है वो ग्राम पंचायत में ही रह गया है, तो वो उसे लेकर चले जाए, लेकिन बनरागत मना कर देता है कि उसका कोई हथौड़ा नहीं है। तब यहाँ पर अभिषेक सर उससे कहते हैं कि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि वो हथौड़ा तुम्हारा ही है। तो यहाँ पर बनरागत अपना हथौड़ा लेकर जाने लगता है और यहाँ पर वो अपनी निगाहों से सचिव जी को भी घूर रहा था, जिसके बाद सचिव जी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तब यहाँ पर रिंकी उसके पास आती है। वो कहती है कि वो चाय पीने के लिए टंकी पर जा रही थी और इसलिए उसने सोचा कि वो तुमसे हाय कह दे, और वो उससे ये भी कहती है कि उसके पास एक्स्ट्रा चाय भी है, तो वो अगर पीना चाहे तो पी सकता है। लेकिन यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि अभी दिन के उजाले में कोई उन्हें देख लेगा तो बातें बनाएगा, इसलिए हम लोग शाम को 7 बजे के आसपास पी सकते हैं। लेकिन रिंकी कहती है कि रात को अंधेरा हो जाता है और फिर गाँव भी ठीक से नहीं दिखता है, इसलिए रिंकी यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर अभिषेक सर मतलब कि सचिव जी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि रिंकी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है। वो बाहर देखते हैं और यहाँ पर रिंकी भी टंकी पर जाकर चाय नहीं पीती है, बल्कि वो भी वापस अपने घर चली जाती है। तो अब ग्राम पंचायत में सचिव जी और विकास होते हैं। विकास सचिव जी से कहता है कि वो खाना खाने के लिए घर जा रहा है, लेकिन हमेशा विकास टिफिन लेकर आया करता था। विकास उसे बताता है कि प्रहलाद जी के साथ वो खाना खा लेता है, क्योंकि वो अक्सर अकेले रहते हैं, इसलिए उनसे मिलना जुलना भी हो जाता है। यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि जाते जाते वो अपना बांस का डंडा लेकर जाए, तो विकास जो है वो उस डंडे को सचिवालय के ऊपर फेंक देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जगमोहन की माँ जो है वो ग्राम पंचायत में आती है। जगमोहन की माँ काफी रो रही थी, तो यहाँ पर सचिव जी जो है वो उन्हें पानी पिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पर जगमोहन की माँ बताती है कि उसके लड़के ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और बाजू में ही एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में वो रहती है। तो वो चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए जाते हैं उसके लिए भी एक घर बना दिया जाए। तो सचिव जी इसके लिए हाँ कर देते हैं और जाते जाते वो जगमोहन की माँ को एक लौकी भी दे देते हैं ताकि वो घर पर जाकर कुछ खाना बना सके। तो अब जगमोहन के घर के बाहर जो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से मंजू देवी के पैर में मोच आ गई है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। तो यहाँ पर सचिव जी प्रधान जी को जगमोहन की माँ के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर चाहती है, क्योंकि जगमोहन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर प्रधान जी सचिव जी से कहते हैं कि तुम्हें एक बार जगमोहन की माँ के घर जाना चाहिए और सब कुछ देख कर आना चाहिए। तो वो वहाँ जाने लगता है। तब यहाँ पर बीच में विकास मिलता है। विकास यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि सुबह से प्रहलाद चा कहीं भी नहीं नजर आ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं दूर निकल गए हैं। तब यहाँ पर दोनों ही जगमोहन के घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि जगमोहन की माँ जो है वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है और जगमोहन एक पक्के घर में रहता है। जगमोहन की माँ बाहर आती है और वो कहती है कि उसके बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए उसे एक पक्का घर चाहिए। लेकिन जगमोहन की माँ जिस तरह से सचिव जी को बता रही थी, उसे देखते हुए सचिव जी को उसके ऊपर शक हो रहा था कि आखिर शायद ये झूठ बोल रही है, इसलिए सचिव जी जाने लगते हैं। लेकिन वो वापस आते हैं और वो जगमोहन की माँ से कहते हैं कि उन्होंने जो सुबह लौकी दी थी वो लौकी कहाँ पर है।
तो यहाँ पर जगमोहन की माँ कहती है कि वो तो उसने खा गई। तब यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से शक होता है, तो वो जगमोहन के घर में जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ चीज ढूंढनी है, और वो जगमोहन के घर पर लौकी ढूंढना शुरू कर देते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें लौकी भी मिल जाती है, जिससे कि सचिव जी को मालूम चल जाता है कि वो लोग नाटक कर रहे हैं। उन्हें एक और पक्का घर चाहिए था, इसलिए वो ये सब कुछ नाटक कर रहे थे, क्योंकि जगमोहन का घर जो है वो एक छोटा सा घर है, इसलिए उन्हें एक और घर चाहिए। लेकिन यहाँ पर सचिव जी साफ मना कर देते हैं। तो जगमोहन यहाँ पर सचिव जी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो वो पूरे गांव में बता देंगे कि प्रधान जी और मंजू देवी जो है वो मेरे घर के सामने गिर गए थे, फिर पूरे गांव में उनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन सचिव जी उसकी बात ना सुन के सीधे सचिवालय आ जाते हैं, जहाँ पर की सारी बात प्रधान जी को बताई जाती है। प्रधान जी कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो जगमोहन की माँ को हम एक घर दे सकते हैं, लेकिन सचिव जी कहते हैं कि ये पूरी तरह से इलीगल होगा और फ्रॉड के केस में उसकी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए सचिव जी साफ मना कर देते हैं। तो प्रधान जी के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो मंजू देवी को सचिवालय लाने लगते हैं। उनसे ठीक से चलते नहीं बन रहा था और इसी की मजबूरी का फायदा जो है प्रधान जी उठाना चाहते थे। तो मंजू देवी भी यहाँ पर अभिषेक सर मतलब कि सचिव जी से कहती है कि उन्हें जगमोहन की माँ को घर दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सचिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर लोगों को मालूम चल गया कि वो लोग एक ही घर में रहते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर प्रधान जी कहते हैं कि अगर हम दोनों की झूठ मूठ की लड़ाई करा दे और सचमुच ही जगमोहन की माँ को कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रहने के लिए कह दे तो उनके लिए ये काम हो सकता है। तो यहाँ पर सचिव जी को आखिरकार मानना ही पड़ता है। वो लोग तुरंत ही जगमोहन के घर पर पहुँचते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें एक झूठ मूठ की लड़ाई करनी होगी और सभी को ऐसा लगना चाहिए कि ये लड़ाई रियल है और तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रहना होगा। ये सुनने के बाद जगमोहन भी उनकी बातों को मान लेता है और उनके जाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद जगमोहन जो है वो अपनी माँ से लड़ाई करने लगता है और उन्हें बेरहमी के साथ झोपड़ी में जाने के लिए मजबूर करने लगता है। ये सब कुछ गांव के वासी भी देख रहे थे ताकि सभी को ये सब कुछ रियल लगे और उनका काम आसानी से हो जाए। लेकिन जगमोहन की माँ को जगमोहन ने जब बाहर भेजा तो जगमोहन को बहुत बुरा लगा। रात को उसकी नींद उड़ चुकी थी। अपनी माँ को झोपड़ी में छोड़ने के बाद जगमोहन जो है वो रात भर घर के बाहर ही ऐसे ही बैठा रहा, जिसके बाद रात को ही सचिव जी जो है वो यहाँ पर दमयंती देवी मतलब कि जगमोहन की माँ का आवास योजना का फॉर्म भर देते हैं। जिसके बाद वो चाय पीने के लिए टंकी पर जाने लगते हैं और जब वो टंकी पर जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है रिंकी से और वो भी टंकी पर चाय पीने के लिए जा रही होती है। दोनों ही टंकी पर चाय पीने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सचिव जी की नजर पड़ती है प्रहलाद चा पर, जो कि दिन भर से गायब थे और वो टंकी पर थे। तब सचिव जी रिंकी को उसके घर भेज देते हैं और वो प्रहलाद चा को आराम से नीचे उतार लेते हैं। जिसके बाद वो प्रधान जी और विकास के पास कॉल करते हैं और फौरन ही यहाँ पर उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि प्रहलाद चा की हालत जो है वो काफी खराब थी। लेकिन एक कॉल पर ही प्रधान जी और विकास तुरंत ही यहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि वो लोग फैमिली हैं और प्रहलाद चा को प्रधान जी जो है वो अपने घर पर ले जाते हैं, जहाँ पर कि मंजू देवी भी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। और यहाँ पर मंजू देवी कहती है कि आज के बाद कोई भी टंकी पर नहीं चढ़ेगा, इसलिए वो वहाँ पर ताला लगा रही है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम माधव नाम के आदमी को देख पाते हैं, जो कि अपनी बकरियों को चराकर जब घर लौट रहा था तो वो देखता है कि जगमोहन की वाइफ जो है वो जगमोहन की माँ को खाना दे रही थी, जबकि उनकी तो लड़ाई है। अब आगे सचिवालय के सीन को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फुलेरा के 12 लोगों के नाम आए हैं। वो लिस्ट जो है वो सचिवालय के बाहर लगा दी गई है और वो लिस्ट भूषण तक भी पहुँच चुकी है। यहाँ पर विनोद और माधव बहुत उम्मीद में थे कि उनके नाम भी जरूर आएंगे, लेकिन उनके नाम नहीं थे। 12 लोग बिल्कुल अलग थे, जिनमें से भूषण यहाँ पर उन दोनों को बताता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है। फुलेरा पूरब और पश्चिम में बटा हुआ है और जिन 7 लोगों के नाम आए हैं वो पश्चिम फुलेरा से है और पश्चिम फुलेरा से ही प्रधान जी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और पूर्व फुलेरा में सिर्फ 4 लोगों के नाम शामिल है। तो एक नाम बचता है और वो नाम जो है वो जगमोहन की माँ का है, जो कि गांव के आउटसाइड में है। लेकिन माधव यहाँ पर भूषण को जगमोहन की असलियत के बारे में बता देता है कि जगमोहन की पत्नी जो है वो उसकी माँ को खाना देने के लिए जा रही थी, मतलब कि ये एक फ्रॉड का काम है। जैसे ही भूषण को ये सारी बातें मालूम चलती है तो वो तुरंत ही सचिवालय की तरफ भागता है और वो सचिव जी से कहता है कि 12 लोगों की लिस्ट में से एक नाम गलत है। और माधव ने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ सचिव जी को बता देते हैं और अब भूषण जो है वो बखेड़ा खड़ा करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो तुरंत ही जगमोहन के घर की तरफ निकलता है। ये देखकर सचिव जी भी तुरंत अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं और तुरंत ही जगमोहन के पास कॉल कर उसे सब कुछ समझा देते हैं कि आखिर आगे उसे करना क्या है। अब थोड़ी देर के बाद भूषण, विनोद और माधव जो है वो जगमोहन के घर पर पहुंच चुके थे। वो वहाँ पर देखते हैं कि जगमोहन जो है वो अपनी पत्नी को बहुत जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि जगमोहन की पत्नी ने उसकी माँ को खाना दे दिया था और कह रहा था कि अगली बार अगर उसने उसकी माँ को खाना दिया तो वो उसे भी बाहर निकाल देगा। ये सब चीजें देखकर माधव, विनोद और भूषण को यकीन हो जाता है कि ये सच है। जिसके बाद वो तीनों ही जगमोहन की माँ से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि जगमोहन की माँ जो है वो बीमार होने का नाटक कर रही थी। वो बस इतना कह रही थी कि उसे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
ये सब चीजें सुनने के बाद भूषण कहने लगता है कि वो जल्द ही कंपाउंडर भेजने वाला है और फिर तुरंत ही कंपाउंडर को लेने के लिए भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सचिव जी को देख पाते हैं जिसके पास जगमोहन का कॉल आता है। जगमोहन सचिव जी से कहता है कि वो भूषण जो है वो माँ के पास कंपाउंडर को भेजने वाला है, जबकि माँ तो बीमार ही नहीं है। अगर उसने उल्टी सीधी गोली माँ को खिला दी तो माँ बीमार पड़ सकती है। तो यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि अगर कंपाउंडर गोली देता है तो उन गोलियों को रख लेना, खाना मत। थोड़ी देर के बाद जगमोहन की माँ को चेक करने के लिए कंपाउंडर आता है और जगमोहन की माँ सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि उसे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। तब कंपाउंडर को ऐसा लगता है कि शायद दादी माँ को गैस की प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पर कंपाउंडर जो है वो उन्हें गैस की गोली खिलाने लगता है और जगमोहन की माँ गोली भी चुपचाप खा लेती है क्योंकि वो बीमार होने का नाटक कर रही थी, इसलिए उन्हें खाना पड़ता है। और जगमोहन भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो नाटक कर रहा है। अब रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि आधी रात को सचिव जी के पास जगमोहन का कॉल आता है। जगमोहन यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि गैस की गोली खाने के कारण उसकी माँ जो है वो सचमुच ही बीमार पड़ चुकी है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। तब यहाँ पर सचिव जी तुरंत ही प्रहलाद चा के पास जाते हैं और गाड़ी का जुगाड़ करने के लिए कहते हैं। वो तुरंत ही एक टेम्पो वाले के पास जाते हैं जिसने एक पौवा पिया हुआ था, इसलिए वो टेम्पो नहीं चला सकते थे। इसलिए टेम्पो जो वो प्रहलाद चा चलाने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी पहले से एक खंभा गटकाया हुआ था, इसलिए टेम्पो को ना चाहते हुए भी सचिव जी को ही चलाना पड़ता है। और जैसे तैसे करके वो टेम्पो को जगमोहन के घर पर ले जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर जगमोहन की माँ को क्लिनिक ले जाते हैं। क्लिनिक पहुंचने पर हमें मालूम चलता है कि जगमोहन की माँ को कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी कमजोरी थी, इसलिए यहाँ पर जगमोहन थोड़ा रिलैक्स फील करता है। बाहर आने पर वो कहता है कि एक रात का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। तो यहाँ पर प्रहलाद चा कहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, तो पैसे की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जगमोहन जो है वो प्रहलाद चा के गले लग जाता है। अगले दिन जगमोहन की माँ घर पर वापस आ चुकी थी, लेकिन वो जगमोहन के घर पर नहीं जाते हुए अपनी झोपड़ी में वापस चली जाती है क्योंकि उन्हें अपना घर चाहिए था और रोल भी प्ले करना है, भले ही उनकी तबीयत खराब ही क्यों ना हो। लेकिन अब ये सब कुछ जगमोहन को बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही प्रहलाद चा के पास जाता है और कहता है कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं चाहिए, बस उसे अपनी माँ चाहिए। अगर उसने घर अलग बना भी लिया तो उसकी माँ अलग रहेगी क्योंकि उसे तो अपनी माँ के साथ रहना है। तो प्रहलाद चा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जगमोहन की माँ को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो सीधा उन्हें अपने घर ले जाते हैं और अपना बहुत बड़ा घर बताते हैं और यहाँ पर इमोशनल होते हुए प्रहलाद चा उन्हें बताते हैं कि इस घर में कोई भी नहीं है और ये घर जो है वो मुझे काटने के लिए दौड़ता है। प्रहलाद चा यहाँ पर दादी को बहुत ज्यादा समझाते हैं कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए और बहुत समझाने के बाद दादी भी समझ चुकी थी और अब वो जगमोहन के घर पर ही रहने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर सारे कैरेक्टर मौजूद थे जैसे कि भूषण, विनोद और माधव, और यहीं पर सचिव जी और विकास भी मौजूद थे। तो अब एक नाम कैंसिल हो चुका है, तो आखिरकार वो एक नाम किसको मिलेगा और वो डिसाइड करेंगे प्रधान जी। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म होता है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर की पंचायत में बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली थी कि उससे पहले ही भूषण अपनी टीम के साथ आ जाता है और सभी से कहने लगता है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो बताता है कि गाँव वालों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। वो बताता है कि पश्चिम फुलेरा से प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लोगों के नाम आए हैं, जबकि पूर्व फुलेरा से सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के नाम आए हैं। ये सरासर राजनीति है क्योंकि प्रधान जी को पश्चिम फुलेरा से सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हीं के नाम डाले हैं। यहाँ पर भूषण जो है वो प्रधान जी को बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी बातें सुनाता है और हद से ज्यादा बेइज्जती कर देता है, जिससे कि प्रधान जी का भी मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। और यहीं पर भूषण जो है वो अगले प्रधान की दावेदारी भी पेश कर जाता है, जिसके बाद हम सचिव जी को देख पाते हैं जो कि रिंकी के पास कॉल करता है। रिंकी यहाँ पर सचिव जी को बताती है कि घर में बहुत बुरा हाल है, मम्मी पापा बुरी तरह से लड़ रहे हैं, इसलिए उसका मन कर रहा है कि वो फकौली बाजार चली जाए, लेकिन कैसे जाए ये समझ नहीं आ रहा है। इसलिए सचिव जी रिंकी से कहते हैं कि वो उसे छोड़ देगा और वो भी बाजार घूम आएगा। तो वही मंजू देवी और प्रधान जी का झगड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा था और वो रुक ही नहीं रहे थे, दोनों एक दूसरे को बुरी बुरी बातें सुना रहे थे। तो वही दूसरी तरफ सचिव जी और रिंकी जो है वो फकौली बाजार घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों आपस में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ मंदिर भी घूम कर आते हैं। यहाँ पर दोनों डिस्कस करते हैं क्योंकि रिंकी को MBA करना है, जबकि वो पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं है। इसके बावजूद सचिव जी रिंकी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि सचिव जी भी कहीं ना कहीं रिंकी को पसंद करते हैं और रिंकी भी कहीं ना कहीं सचिव जी को पसंद करती है। अब आगे हम देखते हैं कि भूषण की पूरी टोली मतलब कि विनोद, माधव और उनकी धर्मपत्नी जो है वो विधायक जी से मिलने के लिए जा रहे थे क्योंकि वो हाल ही में बेल पर लौटे हैं। इसलिए वो उनसे कहने वाले थे कि अगला प्रधान जो है वो वही बनने वाले हैं और उन्हें बदला लेने में आसानी होगी। जिसके बाद वो तुरंत ही विधायक जी के पास पहुंच जाते हैं। विधायक जी यहाँ पर उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि वो उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भूषण उन्हें बताता है कि वो फुलेरा गांव से शांति का प्रस्ताव लेकर आया है और फुलेरा में अगले प्रधान की दावेदारी भी रखना चाहता है, जिस पर विधायक जी कहते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर भूषण उन्हें बताता है, प्रधान जी और सचिव ने आपकी बहुत बेइज्जती की है, आप उन सभी का बदला ले सकते हैं मुझे प्रधान बनाकर। सिर्फ आपको एक काम करना होगा और वो काम ये होगा कि आपको फुलेरा की सड़क बनानी होगी।
जिस पर कि विधायक जी मान जाते हैं और कहते हैं कि उनके ऊपर विधायक का फुल सपोर्ट रहेगा। और प्रधान बनने से पहले ही यहाँ पर विनोद और माधव जो है वो आपस में झगड़ने लगते हैं उप प्रधान को लेकर, लेकिन बाद में सभी लोग शांत हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं सचिवालय में सचिव जी और विकास को। तभी यहाँ पर प्रहलाद चाहते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आखिरकार प्रधान जी कहाँ पर है। उनके हालचाल किसी ने भी नहीं पूछे थे क्योंकि उनकी हालत भी थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे गांव के सामने भूषण ने उनकी बेइज्जती की है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी व्हाट्सएप के पंचायत ग्रुप में हाय का मैसेज आता है जो कि प्रहलाद चा ने किया था, और देखते ही देखते विकास और सचिव जी भी मैसेज हाय कर देते हैं, जिसके बाद तो सभी को मालूम है कि आगे क्या होने वाला है और वो सभी मिलकर शराब पीते हैं। यहाँ पर प्रहलाद चा प्रधान जी से कुछ बात करने वाले थे। वो कहते हैं कि हमसे गलती तो जरूर हुई है क्योंकि पश्चिम फुलेरा में हमने 8 लोगों के शामिल कर दिए हैं। इसमें आपकी भी गलती है और मेरी भी गलती है, लेकिन गांव वाले मेरी गलती नहीं मानते हैं, वो भी राहुल की वजह से। सभी को ऐसा लगता है कि मैं राहुल के चक्कर में सिंपैथी ले रहा हूं, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि वो अगले उप प्रधान के चुनाव में भी हिस्सा नहीं लेंगे। और तभी हम यहाँ से भूषण की टोली को जाता हुआ देख पाते हैं। वो जाते जाते कहते हैं कि जब मैं प्रधान बन जाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ की बैठक व्यवस्था को अलग करवाऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म होता है। तो 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं विनोद और माधव को, जो कि भूषण के घर पर आते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि प्रहलाद चा अगले इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे और वो उप प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये बात जब भूषण सुनता है तो वो खुश हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए भूषण जो है वो पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग करवाता है। ये मीटिंग की खबर से प्रधान जी को मालूम चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं कि आखिर भूषण कौन होता है मीटिंग करवाने वाला। क्या वो प्रधान है, क्या वो सचिव है या फिर उप प्रधान है? ना तो वो वार्ड का मेंबर है तो फिर वो मीटिंग क्यों करवा रहा। लेकिन प्रधान जी को भूषण की मीटिंग में शामिल होना पड़ता है जो कि पंचायत ऑफिस में होती है, जहाँ पर की सारे वार्ड के मेंबर मौजूद थे। आखिर सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूषण ने मीटिंग क्यों रखी है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर भूषण आता है और वो आते से ही प्रधान जी से कहता है कि विधायक जो है वो हमारे साथ शांति समझौता करना चाहता है, क्योंकि अगला विधायक भी जरूर वही बनेंगे और अगर वो बनते हैं तो फुलेरा की सड़क भी बन जाए। लेकिन ये बात सुनने के बाद प्रधान जी खूब हंसते हैं क्योंकि पिछले सीजन में उनके रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके थे, इसलिए विधायक जो है वो उनके साथ आकर शांति समझौता क्यों करेगा। तो भूषण कहता है कि अगर विधायक शांति समझौता करना चाहता है और इसमें हमारा फायदा हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आगे अब सभी लोग मान जाते हैं और विधायक की कंडीशन है, वो कहते हैं कि शांति समझौते के वक्त वो सफेद कबूतर उड़ाएंगे। तो प्रधान जी इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि विधायक जी उनसे शांति समझौते कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो यहाँ पर प्रहलाद चा कहते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए मिले हैं तो उन पैसों से वो सड़क बना सकते हैं। लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि सड़क तो सरकारी फंड से ही बनेगी। तो अब वो विधायक के आने की सारी तैयारी करने लगते हैं और उन्हें कबूतर का भी जुगाड़ करना है। ये बात जब प्रहलाद चा सुनते हैं तो वो बहुत हंसते हैं और इस सीजन में हमने प्रहलाद चा को पहली बार हंसते हुए देखा। और ये सब चीजें देखकर प्रधान जी और सचिव और विकास भी देखकर बहुत खुश होते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि आज विधायक जी की एंट्री होने वाली है फुलेरा गांव में, इसलिए मंजू देवी जो है वो विधायक का खाना बनाने लगती है और खाने में आज लौकी नहीं बल्कि कटहल बनेगा। इसलिए रिंकी जो है वो विकास के घर से कटहल लेकर आ जाती है। रास्ते में उन्हें सचिव जी और विकास मिलते हैं जो कि कबूतर लेने के लिए जा रहे थे। तो वो बम बहादुर के पास कबूतर खरीदने के लिए पहुंचते हैं, जहाँ पर कि बम बहादुर जो है वो कबूतरों को पालने का काम करता है। बम बहादुर यहाँ पर एक कबूतर की कीमत जो है वो 1000 बताता है, क्योंकि उसे उसके कबूतर जो है वो बहुत प्यारे हैं। जिस पर कि सचिव जी उसे 500 रुपए देते हैं और कहते हैं कि विधायक जी जब इस कबूतर को उड़ाएंगे तो इस कबूतर को तुम वापस ले लेना। दूसरी तरफ भूषण और उसकी पत्नी पंचायत ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, क्योंकि आज जो है वो विधायक जी आने वाले हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इसलिए वो सच समझ कर पूरी तरह से तैयार होकर पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मंजू देवी और प्रधान जी को टोंट भी कसने लगते हैं। और यहाँ पर प्रधान जी भी पूरी तरह से रेडी थे विधायक जी के इंतजार में। और फिर थोड़ी देर के पश्चात ही फुलेरा गांव में विधायक जी की एंट्री भी हो जाती है। उनके साथ उनकी बेटी भी आई हुई थी। जैसे वो यहाँ पर आते हैं तो प्रधान जी माला डालने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विधायक जी उन्हें इग्नोर करते हुए भूषण के पास चले जाते हैं और जो माला भूषण के पास थी उस माला को अपनाते हैं। ये देखकर प्रधान जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये उनके लिए एक बेइज्जती के रूप में था। तो यहाँ पर विधायक जी फुलेरा गाँव से शांति समझौते की बात करता है और आखिर में जब खाना खाने की बारी आती है तो यहाँ पर विधायक जी खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। तो बीच में प्रधान जी और मंजू देवी कहती हैं कि उन्होंने खाना बनाया है, लेकिन विधायक जी कहते हैं कि हम जरूर खाते, लेकिन आज का खाना वो विनोद के घर पर खाएंगे। ये देखकर प्रधान जी समझ जाते हैं कि ये एक सोची समझी चाल है और ये सब कुछ भूषण कर पा रहा है। आगे हम देखते हैं कि विधायक जी विनोद के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर खाने के रूप में विनोद ने बकरा बनाया था। लेकिन जब से विधायक जी के ऊपर कुत्ता मारकर खाने का आरोप लगा है तब से वो मांस नहीं खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बकरा खा लेते हैं और फोटो भी खिंचा लेते हैं। और फिर आखिर में पंचायत ऑफिस में फाइनल शांति समझौते की मीटिंग होने वाली थी। यहाँ पर विधायक जी शांति समझौते की बात करते हैं और साथ ही साथ वो भूषण की खूब ज्यादा तारीफ भी करते हैं, जो देखकर भूषण काफी खुश हो जाता है। पर सबको मालूम है कि भूषण कैसा आदमी है। तो विधायक जी आगे कहते हैं कि वो अगला इलेक्शन तो जीत ही जाएंगे और जैसे ही वो जीतते हैं
तो वो सबसे पहले फुलेरा की रोड भी बनवा देंगे। तो शांति समझौता पूरी तरह से सही रहा। विधायक जी आखिर में कहते हैं कि वो अब कबूतर उड़ाएंगे। जैसे वो कबूतर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो काला कबूतर है, जबकि वो तो सफेद कबूतर उड़ाना चाहते थे। लेकिन फिर भी आखिर में वो कबूतर उड़ाने लगते हैं और वो अपने साथ भूसड़ को भी खड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर वो कबूतर को बहुत जोर से पकड़ते हैं और जैसे वो कबूतर को ऊपर उछालते हैं तो आगे हम देखते हैं कि कबूतर सीधा जमीन पर गिर जाता है और यहाँ पर कबूतर की मौत हो जाती है, जो देखकर बम बहादुर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको कबूतर बहुत ज्यादा प्यारे हैं। और जिस तरह से कबूतर जमीन पर पड़ा हुआ था उसे देखकर बम बहादुर तिलमिला उठता है और वो यहाँ पर विधायक जी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है और वो विधायक जी को हत्यारा भी कह देता है। और ये बात सुनते से छुट्टन जो है वो बम बहादुर की कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन बम बहादुर अब अकेला नहीं था, उसके साथ सभी लोग थे। सचिव जी कहते हैं कि उसे कॉलर छोड़नी चाहिए वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रधान जी के साथ साथ सारे गांव के लोग जो हैं वो अब बम बहादुर के साथ थे। ये देखकर विधायक जी फौरन यहाँ से निकल लेते हैं और जो वाहवाही उन्होंने कुछ देर पहले बटोरी थी वो सारी वाहवाही धरी की धरी रह जाती है और 5th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब 5th एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर कि हम सचिव जी को पढ़ते हुए देख पाते हैं। तभी रात को 8 बजे के आसपास उनके दरवाजे पर कोई आता है और वो दरवाजे पर दरअसल में रिपोर्टर थे। रिपोर्टर कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि विधायक जी ने बम बहादुर का कबूतर मार दिया है, इसलिए वो बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये खबर बिल्कुल सही है। जिस पर कि सचिव जी जो है वो तुरंत ही प्रधान जी के पास कॉल करते हैं और ये सारा मामला जो है वो उन्हें बताते हैं। तो सचिव जी कहते हैं कि अब ये आग हमारे हाथ में है कि इसे भड़काना है या फिर बुझा देना है। लेकिन वो तो आग भड़काने वाले थे क्योंकि विधायक ने उनका साथ कभी भी नहीं दिया था। इसलिए सचिव जी, प्रहलाद चा और विकास जो है वो बम बहादुर के घर पर पहुंच जाते हैं रिपोर्टरों को लेकर और बम बहादुर का इंटरव्यू लेने लगते हैं, जहां पर कि बम बहादुर इंटरव्यू के दौरान सभी को बता देता है कि विधायक जी ने उनका कबूतर मार दिया है। और ये न्यूज जो है वो धीरे धीरे वायरल हो जाती है और विधायक जी तक भी पहुंच जाती है। तो विधायक जी के सामने भूषण, माधव और विनोद तीनों ही थे। वो भूषण से कहते हैं कि जिस तरह से बम बहादुर ने इंटरव्यू दिया है उसी तरह से वो चाहते हैं कि बम बहादुर एक और इंटरव्यू दे जिसमें कि वो विधायक से माफी मांगे। अब अगले दिन सचिव जी कच्चे पर हैंडपंप पर नहाने के लिए जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है रिंकी पर, जो कि पंचायत ऑफिस की तरफ ही आ रही होती है। ये देखकर सचिव जी जो है वो तुरंत ही कमरे की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर खूब तैयार होकर बाहर निकलते हैं और रिंकी से बात करना शुरू करते हैं। रिंकी दरअसल यहाँ पर MBA की कुछ किताब लेने के लिए आई थी क्योंकि वो MBA करना चाहती थी, लेकिन इतनी सारी मोटी मोटी बुक को देखकर वो घबरा जाती है और एक सिंपल सी बुक मांगती है। आगे हम देखते हैं कि बम बहादुर की रक्षा करना अब प्रधान जी के हाथ में था, क्योंकि जिस तरह से उसने इंटरव्यू दिया था तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि विधायक जो है वो बम बहादुर के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए वो पंचायत ऑफिस में ही उसका एक बिस्तर लगा देते हैं और यहीं पर रहने के लिए कहते हैं। साथ ही हथियार के रूप में वो उसे वही बांस देते हैं जो कि उन्होंने नए सचिव को मारने के लिए बुलाया था। तभी विकास के पास खुशबू का कॉल आता है जो कि बेहोश हो गई थी, इसलिए वो तुरंत ही खुशबू के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में हो सकता है कि उसे चक्कर इसलिए आया था क्योंकि शायद विकास जो है वो बाप बनने वाला है। अब ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो उनसे हॉस्पिटल जाकर चेक करवाने के लिए भी कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूषण की पूरी गैंग जो है वो बम बहादुर को पूरे गांव में ढूंढ रही थी, लेकिन बम बहादुर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बम बहादुर ने गांव छोड़ दिया है। तब उनकी नजर जो है वो पंचायत ऑफिस में पड़ती है जहां पर कि ताला लगा हुआ था, इसलिए वो खिड़की से चेक करने लगते हैं और उन्हें खिड़की से बम बहादुर मिल जाता है। बम बहादुर को ऐसा लगता है कि ये लोग उसे मारने के लिए आए हैं, जबकि भूषण उसे बताता है कि वो बस ये चाहते हैं कि वो एक वीडियो में माफीनामा कबूल कर ले ताकि विधायक जो है वो उसके साथ कुछ भी ना करे, वरना विधायक उसकी सारी बहादुरी निकाल देंगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद विकास और सबको मालूम चलता है कि वो पिता बनने वाला है। ये उनके लिए खुशी की न्यूज थी जो सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी लोग घर आते हैं जहाँ पर रात का खाना जो है वो प्रहलाद चा के घर पर बनने वाला था। वहाँ पर सारे मेहमान आते हैं और सभी का बहुत ही अच्छे से खातिरदारी की जाती है और सभी लोग बहुत खुश थे। तभी यहाँ पर बम बहादुर के साथ वो रिपोर्टर आ जाते हैं। विधायक ने जिस तरह से बम बहादुर को धमकी दी है वो ये सारी बातें प्रधान जी को बताते हैं, लेकिन बम बहादुर उनसे कहता है कि वो माफी नहीं मांगेगा। अगर यही बात वो शांति से कहते तो शायद वो बात मान भी जाता, लेकिन उन्होंने तो मुझे धमकी दी है, जिस पर कि वो रिपोर्टरों के सामने एक और इंटरव्यू लेते हैं और यहाँ पर सारा गांव जो है वो बम बहादुर के पीछे खड़ा हुआ था। वो बम बहादुर कहता है कि मुझे विधायक जी ने धमकी दी है, लेकिन इस बार पूरा का पूरा गांव मेरे साथ है। और ये न्यूज भी वायरल हो जाती है और विधायक जी तक भी ये न्यूज पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रधान जी अपने सभी लोगों के साथ मिलकर गांव का एक चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विधायक जी कभी भी उनके साथ बुरा कर सकते हैं। इसलिए वो बम बहादुर से मिलने के लिए भी पहुंच जाते हैं। बम बहादुर एकदम रिलैक्स है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। बम बहादुर जो है वो पूर्वी फुलेरा में रहता है और इस तरह से प्रधान जी ने पूर्वी फुलेरा में भी अपनी पकड़ बना ली थी। यहाँ पर वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर पड़ती है गणेश और रवीना पर।
रवीना और गणेश को आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, खासकर गणेश को जिसकी गजब बेइज्जती हुई थी। तो गणेश जो है वो अपने ससुराल आता है और यहाँ पर वो किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है, उसका एक अलग ही एटीट्यूड है। तो कुछ दिन गणेश जो है वो इसी गाँव में रुकने वाला है। सचिव जी गणेश के बारे में एक बात कहते हैं कि ये इंसान एक लाइन में किसी का भी बीपी बढ़ा सकता है। जिसके बाद विधायक के यहाँ पर हम कुछ छपरी गुंडों को देख पाते हैं। वो विधायक से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें सुपारी मिली है बम बहादुर की टांग तोड़ने के लिए। यहाँ पर विधायक जी उससे कहते हैं कि आखिर तुम टांग किस तरह से तोड़ोगे। तो वो बताते हैं और उन्हें वो ये भी बताते हैं कि प्रधान जी से तो उनकी पर्सनल दुश्मनी भी है, तो वो ये काम तो जरूर करेंगे। अब रिंकी अपनी बेस्ट फ्रेंड रवीना और उसके पति गणेश से मिलने के लिए आती है। गणेश पूरी तरह से खफा खफा रहता है क्योंकि उसकी शादी ठीक ढंग से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो बगीचा घूमने के लिए जाने वाले थे। इसलिए रिंकी जो है वो सचिव जी को भी बुला लेती है। सचिव जी बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं क्योंकि गणेश से उनकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इसके बावजूद उन्हें आना पड़ता है रिंकी की वजह से। वो लोग बगीचे में घूमते हैं जहाँ पर गणेश और सचिव जी आपस में बात करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। जिसके बाद गणेश कहता है कि उसे पंचायत ऑफिस भी घूमना है, इसलिए वो वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही गणेश का मन चेंज हो जाता है और वो कहता है कि वो ऊपर टंकी पर चढ़ना चाहता है। लेकिन सचिव जी कहते हैं कि वहाँ पर जाना मना है क्योंकि अक्सर बच्चे वहाँ पर जाते रहते हैं। लेकिन गणेश कहता है कि वो बच्चा नहीं है और वो वहाँ पर जाकर रहेगा। तब प्रहलाद चा वहाँ पर लगे दरवाजे को तोड़ देते हैं और टंकी का रास्ता जो है वो क्लियर कर देते हैं। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है तो गणेश कहता है कि अब उसका मन बदल गया है और जिज्ञासा भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो टंकी पर नहीं जाएगा और यहाँ से वो घर चला जाता है। ये देखकर विकास जो है वो सचिव जी से कहता है कि आपने इससे बिल्कुल सही कहा था कि ये एक नंबर का एसोल आदमी है। जिसके बाद हम बम बहादुर को एक जगह पर बीड़ी पीता हुआ देख पाते हैं। तब यहाँ पर विधायक के वही छपरी गुंडे आ जाते हैं। वो यहाँ पर बम बहादुर से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो उसकी टांग तोड़ने वाले हैं। जब ये बात बम बहादुर सुनता है तो वो तुरंत ही यहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। वो दोनों ही उसका पीछा तो करते हैं लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पाते हैं क्योंकि बम बहादुर बहुत तेज भागता है। वो सीधा पंचायत ऑफिस पहुंचता है जहाँ पर कि सभी लोग मौजूद थे। वो प्रधान जी को बताता है और वो उनका रास्ता देखने लगते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया था। तो वो छपरी गुंडे जो है वो खाली हाथ ही विधायक के पास पहुंच जाते हैं। विधायक जी को बड़ा बुरा लगता है कि वो ये काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो लोग उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं और उन्हें अपने घर से बाहर भगा देते हैं। पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग थी। यहाँ पर भूषण भी आता है और वो कहता है कि जिस तरह से विधायक ने हमारे ऊपर हमला किया है हम उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर प्रधान जी भूषण को पंचायत ऑफिस से भगा देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इसे कुछ भी बताया तो ये फौरन जाकर विधायक जी को सब कुछ बता देगा, इसलिए वो उसे भगा देते हैं। जिसके बाद वो प्लानिंग करने लगते हैं। सचिव जी कहते हैं कि हाल ही में खबर आई है कि विधायक जी अपना घोड़ा बेचना चाहते हैं और अगर ऐसे में वो घोड़ा हम खरीद ले तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि विधायक जो है वो फुलेरा से नफरत करता है और वो घोड़ा हम खरीद लेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि विधायक जी जो है वो अपने घोड़े को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अपने बेटे की तरह मानते हैं। और दरअसल में विधायक जी अपने घोड़े को इसलिए बेचना चाहते हैं क्योंकि विधायक के पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिन जीव जंतुओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी वो कुत्ता मार देते हैं तो कभी कबूतर। पर प्रॉब्लम यह है कि विधायक जो है वो अपने घोड़े को फुलेरा के किसी भी आदमी को नहीं बेचेंगे, उन्हें किसी दूसरे आदमी की जरूरत थी। इसलिए वो लोग गणेश की मदद लेते हैं। वही आदमी है जो कि दूसरे गांव का है और वो मदद कर भी सकता है। तब यहाँ पर प्रहलाद चा 5 लाख रुपए लेकर आ जाते हैं घोड़े को खरीदने के लिए। वो यहाँ पर पैसा खर्च नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें घोड़ा पसंद था, इसलिए वो खर्च कर रहे थे। गणेश के साथ रवीना और रिंकी भी जाने वाली थी और साथ में सचिव जी भी। थोड़ी देर के बाद ही गणेश जो है वो पूरी तरह से रेडी होकर आ जाता है। रास्ते में वो जाने लगते हैं और रास्ते में यहाँ पर सचिव जी जो है वो गणेश को धन्यवाद कहते हैं कि वो उनकी मदद करने के लिए मान गया है और गणेश ने भी अपनी सारी पुरानी बातों को भुला दिया था। साथ ही वो सचिव जी से कहता है कि वो रिंकी के साथ पीछे जाकर बैठ जाए और रवीना भी यही चाहती थी, इसलिए उन दोनों को पीछे बिठा दिया जाता है और उन्हें मालूम है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उन दोनों को वो साथ में रखना चाहते थे। साथ ही वो कहते हैं कि जब वो घोड़ा की खरीदी करने जाएंगे तो वो मार्केट घूमने के लिए चले जाएं। जिसके बाद गणेश और रवीना जो है वो घोड़ा खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गणेश को घोड़े की अच्छी खासी नॉलेज है और उस घोड़े का दाम लगभग 5 लाख रुपए के आसपास था। तो वो लोग उस घोड़े को खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विधायक जी जो है वो अपने घोड़े के साथ बहुत रोते हैं। वो अपने घोड़े को बेटे की तरह मानते हैं, इसलिए उनका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि अपने घोड़े को वो अपने से अलग कर ले। लेकिन फिर भी विधायक जी को घोड़े को दूर तो भेजना होगा क्योंकि पंडित जी ने कहा है। जिसके बाद गणेश जो है वो घोड़े को फुलेरा लेकर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग गणेश को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं क्योंकि उसने ये बहुत बड़ा काम किया था। और सभी लोग यहाँ पर गणेश की तारीफ कर रहे थे। गणेश भी फूला नहीं समा रहा था और थोड़ी देर के बाद ही वो सभी लोग मिलकर घोड़े को लेकर गांव में घूमने लगते हैं। लेकिन तभी ये सब कुछ होता हुआ भूषण देख लेता है और वो तुरंत ही ये सारी खबर विधायक जी को बता देता है। विधायक जी जब ये खबर सुनते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं। आज तक उन्होंने जितना कभी गुस्सा नहीं किया था उन्होंने आज किया था।
और वो सारे हथियार और बंदूकों को लेकर फुलेरा की तरफ बढ़ते हैं। आज तो वो फुलेरा में खून की होली खेलने वाले थे, लेकिन तभी रास्ते में भूषण मिलता है। भूषण हाथ जोड़कर विधायक जी से विनती करता है कि वो फुलेरा के ग्रामवासियों का कुछ भी ना करे, लेकिन विधायक जी ने तो पूरी तरह से ठान लिया है कि वो तो सबको मार गिराएंगे। इसके बावजूद वो 2 घंटे का टाइम देते हैं कि 2 घंटे के अंदर अगर उनका घोड़ा उन्हें मिल गया तो वो यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, वरना वो सभी को मार डालेंगे। ये सुनकर भूषण जो है वो तुरंत ही पंचायत ऑफिस आता है और वो बताता है कि विधायक जी हथियारों से लैस अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर आए हैं। अगर उनका घोड़ा वापस नहीं किया गया तो वो सभी को मार डालेंगे। लेकिन फुलेरा की भी कोई इज्जत है, अगर वो घोड़े को इस तरह से वापस कर देंगे तो ये उनकी हार होगी। इसलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो भी पूरी तरह से तैयार होंगे और वो घोड़े को वापस नहीं करेंगे। बस पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी। जिसके बाद जिसके घर जो भी हथियार है वो सभी को इकट्ठा करने लगे। सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर पंचायत ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और गाँव के सभी लोग भी उनका साथ दे रहे थे। तो अब विधायक जी से लड़ने के लिए गाँव के सभी लोग पूरी तरह से रेडी थे। यहाँ पर हम देखते हैं भूषण को, जो कि कहता है कि अब टाइम आ गया है बलिदान का। राजनीति में सबसे बड़ा काम होता है बलिदान। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग विधायक जी का इंतजार कर रहे थे। विधायक जी तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर भूषण की टोली आ जाती है और वो पंचायत ऑफिस के सामने चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पहली गोली हम खाएंगे। अब ये बात जब डीएम मैडम को मालूम चलती है कि विधायक जी जो है वो फुलेरा में आतंक मचाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो कुछ ऑफिसरों को भेजते हैं, लेकिन विधायक जी उनकी भी बात नहीं मानते हैं। तो वो ऑफिसर फुलेरा गाँव में आ पहुँचते हैं। वो यहाँ पर प्रधान जी से बात करते हैं, लेकिन ये लोग भी बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। और वो जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर विधायक जी अपनी पूरी की पूरी फौज की एंट्री करते हैं, जहाँ पर सभी के पास हथियार थे। और यहाँ पर प्रधान जी भी डटने नहीं वाले थे, उनके पास भी अच्छी खासी फौज थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। हालांकि किसी ने भी गन चलाई नहीं थी, दोनों एक दूसरे को डरा रहे थे। और इसी गर्मा गर्मी के बीच विधायक जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है। यहाँ पर विधायक जी डीएम मैडम से बात करते हैं और वो उनकी बात करवाती है सांसद से। और जब सांसद की बात विधायक जी से होती है तो वो सरेंडर हो जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसलिए विधायक जी अपने कदम पीछे ले लेते हैं और सारी की सारी फौज को लेकर वापस हो जाते हैं। ये देखकर हम देख पाते हैं कि फुलेरा की ये जीत थी और सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। और यहाँ पर शांति समझौता करने आए थे भूषण की टीम चुपचाप यहाँ से चली जाती है। अब 15 दिन के बाद के सीन को दिखाया जाता है। 15 दिन के बाद अब यहाँ पर सचिव जी का एग्जाम होने वाला था। वो अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी थे। वो बनारस जाने वाले थे एग्जाम देने के लिए और बीच में ही भूषण यहाँ पर बैठा हुआ था और वो उन्हें देख रहा था। तभी वो किसी के पास कॉल करता है और कुछ खबर देता है। तो अब सभी लोग सचिव जी को बस स्टैंड के पास छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ पर कि थोड़ी देर के बाद बस आने लगती है। सचिव जी बस में बैठने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बाइक पे सवार 2 लड़के आते हैं और वो उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो चारों ही अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। वो बाइक सवार जो है वो आगे निकल जाते हैं और सभी लोग सचिव जी को बस में बिठाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो बाइक सवार जो है वो वापस आ रहे थे, लेकिन सचिव जी का जाना जरूरी है क्योंकि उनका एग्जाम है। वो बाइक सवार वापस आते हैं और प्रधान जी, विकास और प्रहलाद चा के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी तक किसी को भी कोई भी गोली नहीं लगी थी। और फिर वो अपनी बाइक को छोड़कर यहाँ से भागना शुरू करते हैं। वो गुंडे जो है वो उनका पीछा कर रहे थे और उनके ऊपर गोलियां भी चला रहे थे। वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे और आखिर में वो तीनों ही इन गुंडों के हाथ पकड़े जाते हैं। और तभी विकास के पास सचिव जी का कॉल आता है, लेकिन विकास जो है वो सचिव जी को कुछ भी नहीं बताता है कि अगर कुछ भी बताया तो वो अपना एग्जाम छोड़कर वापस आ जाएंगे। तभी इन गुंडों ने प्रधान जी का नाम पूछा और आखिर में वो प्रधान जी को गोली मार देते हैं। जिसके बाद हम रात को सीन को देख पाते हैं, जहां पर कि सचिव जी अपना एग्जाम कंप्लीट करके तुरंत ही हॉस्पिटल आते हैं, जहां पर कि प्रधान जी एडमिट थे। वो देखते हैं कि प्रधान जी को गोली तो लगी है, लेकिन वो कंधे पर लगी है, इसलिए प्रधान जी खतरे से पूरी तरह से बाहर थे। लेकिन सचिव जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये काम किसका है। ये काम विधायक का है और उन्हें इन्फॉर्मेशन भूषण ने दी होगी। इसलिए आग बबूला होकर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते से उनकी मुलाकात हो जाती है विधायक जी से। वो विधायक जी को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर उन्होंने प्रधान जी के ऊपर गोली क्यों चलवाई। विधायक जी कहते हैं कि अगर उन्होंने गोली चलवाई होती तो आज प्रधान जी जिंदा नहीं होते। यहाँ पर दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो गई थी और यहाँ पर भूषण जो है वो उल्टी सीधी बातें कह रहा था। लेकिन ये बातें सुनकर सचिव जी जो है वो भूषण को एक तमाचा दे मारते हैं, क्योंकि भूषण बहुत देर से प्रधान जी के बारे में उल्टा सीधा बकवास कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। भूषण और सचिव जी एक दूसरे को पूरी तरह से मार रहे थे, तो कोई लठ लेकर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहा था। यहाँ पर विधायक जी भी लठ लेकर जंग में उतर आए थे, लेकिन सचिव जी विधायक जी को भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं। आखिर में दोनों पक्षों को जेल हो जाती है और दोनों पक्ष जो है पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। और यहीं पर बैठे बैठे वो देखते हैं एक न्यूज, जहाँ पर कि डीएम मैडम जो है वो इलेक्शन के बारे में बताती है। वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करती है कि इलेक्शन में क्या नहीं करना है और क्या करना है। इस पंचायती चुनाव की अनाउंसमेंट की न्यूज सुनकर प्रधान जी को भी होश आ चुका था,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रधान जी को गोली किसने मारी। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।